खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के समान भूगोल के अंतर्गत जो है भारत के परिचय से रहेगा। और आपका जो यूनिट 5 में जो है भारत के समान भूगोल के अंतर्गत जो सिलेबस दे रखा गया है उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले तथ्यों का क्रमवार जो है निम्नलिखित अध्याय में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, तभी कंप्लीट जो है हो पाएगा। प्रश्न कहीं से आएंगे उसके अंतर ही आ सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी भारत का परिचय जो आज की क्लास रहेगी। इसके बाद भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत के परिवहन, भारत के बंदरगाह, भारत के दर्रा व घाटी, भारत के झील व जलप्रपात, भारत की जनजातियां, भारत में सिंचाई, भारत के खनिज ऊर्जा संसाधन, भारत के प्राकृतिक संकट और आपदाएं, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत के भूगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तब ये जो है भारत का समान भूगोल हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जो है आज का भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के विषय में आज क्लास लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले परिचय के अंतर्गत ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बने रहिएगा इसमें लास्ट तक। और आइए इसको शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है वन लाइनर में है, जिसको हमने लिख दिया है। बहुत ज्यादा उसको समझाने की आवश्यकता इसमें है नहीं, मुझे आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एग्जाम टल गया तो बिल्कुल सुस्त नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है और कंटेंट को बार बार दोहराएंगे। याद रखिएगा, आपको लग रहा हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बुरा ना मानिएगा। जैसे क्लासरूम में जब हम लोग क्लास लेते हैं तो कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो सभी स्टूडेंट को लगभग नियर अबाउट होते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग को होते हैं। जैसे आप सुने भी होंगे, जैसे प्रश्न आता है डिसलेक्सिया, पठन पाठन से संबंधित विकार होते हैं। डिसकैल्किया समझ लीजिएगा, डिमोसिया या कहा जाए कि डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसथिंकिया। सबसे खतरनाक डिसथिंकिया होता है। जैसे वो क्या होता है कि लगता है कि मेरा हो जाएगा। एक से एक याद रखिएगा, ऊँट जब पहाड़ के नीचे आएगा तब उसको ऊंचाई मालूम चलेगी। ये एग्जाम टलने की वजह से जहां तक मैं अनुमान लगाया हूं कि ये मेरिट हाई जाएगी और जो पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आप भी खूब पढ़िए। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मुलाकात आपसे जब परीक्षा हाल में 16-17 अप्रैल के दिन जब होगी तो याद रखिएगा, कम पढ़ने वाले बच्चे वहां हार जाएंगे, अधिक पढ़ने वाले बच्चे वहां जीत जाएंगे। याद रखिएगा, और जीतने का मतलब एक स्वर्णिम लाइफ, शानदार लाइफ, जानदार लाइफ, एक लाखों की सैलरी वाली लाइफ आपको मिलेगी। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि पर डे वीडियो जाने शुरू हो जाएंगे। जो लोग टेस्ट पोर्टल खरीद चुके हैं, पर डे रात को 9 से 12 टेस्ट होते हैं। अगर जीएस किसी दिन नहीं भी पढ़ पाते हैं तो रात को टेस्ट जरूर अटेंड करिए। याद रखिएगा, उससे कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपके तैयार होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं भारत का परिचय के अंतर्गत। इसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ठीक है, और देखिए मैं भूल जाता हूं लाइक सब्सक्राइब करना पढ़ाते समय। ये बहुत छोटी सी चीज है, नहीं करना चाहिए। एक गुरु आपको एक कंटेंट के रूप में क्या दे रहा है, एक गुरु ही समझ सकता है, मैं ही समझ सकता हूं। इसकी कीमत परीक्षा हाल में आपको मालूम चलेगी। तो एक छोटी चीज बाबा कहना कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहता भी नहीं हूँ, एक ही बार कर दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो लगातार देखते हो तो आपको बिना कहे लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, आइए क्लास को इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य याद रखेंगे राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। यहाँ देखेंगे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनकी ज्योग्राफी कमजोर होती है या जीएस में 8 सेक्शन में उनका तैयारी नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से या ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे और सबसे छोटा राज्य सिक्किम लगाइएगा। यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमने लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान आप ट्रिक करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा ट्रिक करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ दिया कि शहरी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा। याद रखेंगे आप। भारत की मुख्य भूमि से सटे भूमि से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी या केप के मेरिनो, थोड़ा यहाँ आप समझेंगे। आप अक्सर कमेंट आता है तो उसमें देखना पड़ता है कभी मुझे। जैसे आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाए कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप जानते होंगे। पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अगर पूछा जाए भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, कटक अड़ूसा आप लगा देंगे। दक्षिण एशिया का पूछेगा तो वाराणसी लगाएंगे। जैसे यहाँ पॉइंट देखेंगे, अगर पूछेगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है,
ध्यान देंगे आप। दक्षिण, फिर यहां लिखा हुआ भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु। यदि मुख्य भूमि या सटे शब्द लगा रहे तो वो दक्षिणी बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी होगा, जिसे केप केमुरिन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर ये न लिखा हो कि भारत के दक्षिणी बिंदु लिखा हो तो इंदिरा पॉइंट होगा, याद रखिएगा। पोमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट होगा। वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में, जो आज की जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो समुद्र के नीचे चला गया है, यानी उसके ऊपर पानी आ जाए। ठीक है, समझ गए आप प्रश्न मेरे ख्याल से ठीक से। पूछेगा भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु, क्या आंसर लगाएंगे एग्जाम में आप? कन्याकुमारी या केप केमुरिन, दोनों नाम आप याद रखेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट लाइन यहां दिया है कर्क रेखा। ठीक है, या ऐसे पूछे कि भारत के दक्षिणी बिंदु क्या होगा तो इंदिरा पॉइंट लगाइएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पॉइंट देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटती, भारत को दो भागों में बांटती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। यहाँ आपको समझाने के लिए दोबारा मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते होंगे इसको एकदम याद रखेंगे आप। याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी गोल नहीं, याद रखिएगा चपटी है, और यहाँ 0 अंश पे एक रेखा खींच दें 0 डिग्री पर, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? ये भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसी को इक्वेटर लाइन बोलते हैं, या विषुवती, या ठीक है क्या बोलेंगे? विषुवती रेखा, विषुवती रेखा बोलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसे अगर ये पृथ्वी है, ऐसे लाइन जाएगी जो ये क्या होती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी है, अगर ऐसे लाइन आएगी तो इसे क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे इसे? देशांतर रेखा। ये आप जानते भी होंगे, आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहे। देशांतर रेखा से समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं? समय। और इससे क्या ज्ञात करते हैं? जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा, क्या जलवायु परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, अपने जगह पे भी ऐसे घूमती है, घूर्णन गति करते हैं। उस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, लेकिन ऐसे गति करते हुए पृथ्वी ऐसे घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो परिक्रमण गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम संबंधी जानकारी होती है, परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, तो यहाँ आप जो रेखा देख रहे हैं, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा। इसके ऊपर ये दक्षिणी गोलार्ध है, याद रखेंगे। सॉरी, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है? उससे ऊपर, उससे उत्तरी होता है, उत्तरी गोलार्ध है। ऊपर आप देखेंगे 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पे इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है। कौन सी रेखा बोलता है? कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण साइड में नीचे 23.5 अंश पे, याद रखिएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर से बोलते हैं, इसे जो है मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर देखेंगे 66.5 अंश पे, 66.5 अंश पे इसे जो है आर्कटिक रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और नीचे जो है यहाँ पे 66.5 अंश पे कौन सा रेखा है? अंटार्कटिका रेखा है, अंटार्कटिका रेखा। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। भारत के भूगोल के संबंधित बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में गहराई से प्रश्न नहीं आया है। मैंने साल भर को पूरा देखा, कई बार देखा, और जो है आपके टीचिंग वाले एग्जाम में भी बहुत ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आते हैं। ये आपको समान अवधारणा आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे पूछेगा भारत की स्थिति कहाँ है, अगर पूछेगा भारत, तो भारत कहाँ है? कर्क रेखा पे, ऐसे देखेंगे, ये भारत का नक्शा है, कर्क रेखा पे है, यानी भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत क्या है? पूर्वी और दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध में भी, यानी भारत इस गोलार्ध में है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, और या इस गोलार्ध में। ठीक है, ये नीचे कौन सी रेखा हो जाएगी? नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये कर्क रेखा के नीचे क्या? दक्षिण भारत है, और ये जो है भूमध्य रेखा है। बहुत गर्म होता है, इसलिए दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है। याद रखेंगे, जैव विविधता यहाँ अधिक पाई जाती है। जैव विविधता अधिक पाई जाने के कारण क्या होता है? वर्षा, यहाँ संवहनी वर्षा होती है। ये सब चीजें आगे जानेंगे, बस समान अवधारणा बताना था आपको कि कौन सी रेखा क्या कहते हैं, आगे डिटेल इसको आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब ये इसमें देखते हैं, यानी आप कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, और ये 8 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको उसमें से छांटना होगा। इस दृष्टि से आपको 8 एक कोड के माध्यम से या जैसे भी हो आपको याद कर लीजिए। ठीक है, कोई चीज याद ना हो, याद रखिएगा, घर में कोई आपके साथ मेंबर रहता है उसे कॉपी दे दीजिए, जो लिखे हैं कैसे से पूछो, या आप ही उसको हाथ रख के बाबा बोलिए, अकेले बोलिए, या घर में आईना शीशा मिरा हो वहां सामने जाके बोलिए, या लिख के, जैसे भी हो, याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा कुछ चीज। कुछ लोग कहते हैं रटना नहीं, समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें तो रटना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का मानक देशांतर रेखा, भारत का मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब यहाँ भी 5 राज्यों का नाम आपको रटना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से
किस जो है राज्य में जो है भारत का मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरता है, तो आपको छांटने में आसानी होगी। कौन कौन राज्य है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, याद रखिएगा, पांचवा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, पुडुचेरी याद रखिएगा, आप जानते होंगे पुडुचेरी, और ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और इसमें 4 जिला है। याद रखेंगे आप, पुडुचेरी जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कितना जिला है? जो है 4 जिला है। प्राचीन नाम इसका अरिकामेडु है। ठीक है, 4 जिला कहाँ का पड़ता है? अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। माही जिला याद रखिएगा पुडुचेरी का केरल में पड़ता है। कराईकल जिला याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है। और पुडुचेरी जिला जो है, पुडुचेरी का नाम भी इसका तमिलनाडु में पड़ता है। यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी के विषय में एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए कि पुडुचेरी में 4 जिला है और 4 जिला केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नोट में कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माही जिला केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के अंतिम भौगोलिक बिंदु के नाम निम्नलिखित है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, समान परिचय के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये कि सबसे पूर्व में कौन सा भारत का क्षेत्र है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां आप देखेंगे भारत के पूर्व में बिंदु किविथु याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत के पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है। ठीक है, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिराकाल लद्दाख में है, और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट अंडमान निकोबार में, अभी मैंने चर्चा किया था। भारत का देखिए दक्षिणी बिंदु लिखा है, तो आप क्या लगाएंगे? आपके एग्जाम में क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट, उसी का नाम और क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, और क्या नाम है उसका? पार्सन पॉइंट है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। वर्तमान में वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पानी में, समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न घुमा के ऐसे आ जाए आपके एग्जाम में कि भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? कौन सा आंसर ट्रिक का गोला करेंगे? कन्याकुमारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं इसमें। कर्क रेखा के उत्तरी भाग चौड़ा होता है। ठीक है, कर्क रेखा का उत्तरी ऊपर भाग क्या है? चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग सकरा है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक देशांतर रेखा भारत का मानक समय बताता है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार मिर्जापुर से गुजरता है। आप मिर्जापुर ही लगाइएगा। ठीक है, पुरानी किताबों में नैनी प्रयागराज दिया है, लेकिन आप मिर्जापुर ही लगाएंगे। ठीक है, पृथ्वी को दोनों ध्रुवों के बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपस में मिलाने वाले जिस देशांतर रेखा का निर्माण होता है, उसे प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा कहाँ है? ब्रिटेन में। फिर से समझ लीजिए, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपस में मिलाने पर जिस देशांतर रेखा का निर्माण होता है, उसे प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और जैसे यहाँ 0 अंश ये है और 0 अंश ये है, ये मिलाने वाली रेखा को कहा जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान रेखा या जीएमटी से 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जीएमटी का विस्तारित रूप ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होगा, विस्तारित रूप क्या होगा, तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। भारत के सभी स्थानों की घड़ियां मानक समय के कारण एक समान बताती हैं, परंतु सूर्योदय के समय में अंतर होता है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है, अर्थात दोनों राज्यों के मध्य 120 मिनट या अरुणाचल प्रदेश में से गुजरात तक देशांतरी विस्तार 30 डिग्री लगभग होता है। ठीक है, जैसे बताया गया था कि जैसे मान लीजिए पूछेगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4 बजे हो रहा है, तो बताइए गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा, तो 2 घंटे बाद का अंतर है, तो 4 वहां, तो वहां 6 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर 6 अरुणाचल प्रदेश पूछे तो वहां 8 लगा दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में लगता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख, ठीक है, सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा इसको, जम्मू कश्मीर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, ये डेट याद रखिएगा,
जम्मू कश्मीर भी देख लीजिएगा इसको कि 31 अक्टूबर 2019 को, बल्कि जम्मू कश्मीर में दोनों चीज दिया रहता है, इसको जम्मू कश्मीर ही कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर ही कर लीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 ये डेट आप याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार था, याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान में अंडमान निकोबार राज्य जो है भारत का दूसरा और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आप जानते होंगे 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए थे। और उसमें जो है पूछा उससे पहले, यानी सबसे बड़ा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अंडमान निकोबार था। अब जम्मू कश्मीर हो गया है, लेकिन ये पूछेगा कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान निकोबार हो गया है। या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार हो चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये बुक हमारी नई निकली है, आप लोग को ले लेना चाहिए। अब एग्जाम का पर्याप्त समय आ गया है और किताब खरीदने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, आपसे कंटेंट को बढ़ाएगा। ये बुक याद रखिएगा थियरी है, 1 लाइनर फॉर्म में है, बिल्कुल पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। और जो वीडियो देख रहे हैं उसके सारे कंटेंट हैं। इसमें बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित ये पुस्तक है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को पुस्तक में पढ़ाने के आधार पर जो है संकलित किया गया है। सिलेबस जल्दी और रिवाइज करने का एक असरदार विकल्प है। इसमें थियरी पढ़िए, इसमें प्रैक्टिस करिए। ये 50 इसमें सेट है। आयोग के सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है, हर पॉइंट पे एक चैप्टर, एक सेट बना दिया गया है। हर सेट में 30 क्वेश्चन डाल दिया गया है। सोचिए सभी कंटेंट लगभग मेरे ख्याल से डाल दिए गए हैं इसमें से। ये दोनों बुक आपको खरीद के प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें हर चैप्टर के बाद इसमें भी 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। अपडेटेड तथ्य है, याद रखिएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 1 से 6 यूनिट है। ये सिर्फ हिंदी में है, ये 2 से 6 यूनिट है। और इसको आप examsiddhi.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं। ये थियरी बुक आप देख रहे होंगे, बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात कि 19 सेट इसमें भी दिए गए हैं। और जो है बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, इसलिए बहुत इस किताब को जो है 1 लाइनर फॉर्म में आसान शब्दों में दिया गया है, वाक्यों में, ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो। इस बुक को लेकर कम से कम 3 से 4 बार इसको पूरा आपको पढ़ लेना चाहिए। और बाकी ये प्रैक्टिस वाली बुक आप देख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस वाली बुक, इसमें 50 सेट है, हर सेट में 30 क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। हर पेज के नीचे यहाँ आंसर लिखा हुआ है और बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार इसको जो है बनाया गया है। इसमें दूसरा संस्करण है, याद रखिएगा, अपडेटेड ये बुक है। ये बुक जो है दूसरा संस्करण है। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com पे जाएंगे तो डिटेल आपको जानकारी वहां दी गई है। या जो है आप जो नंबर देख रहे हैं इस पे जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है। एग्जाम लेट होने के कारण अब आपको भरपूर समय मिल गया। टेस्ट सीरीज जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें 370 अधिक जो है टेस्ट पेपर है और उसको जो है बार बार सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको जानकारी बढ़ेगी। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम सेंटर से पहले यहाँ प्रैक्टिस करके या किसी भी टेस्ट में पोर्टल को प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां आपका एग्जाम सेंटर में ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हमेशा पढ़ाई में पूर्णता आती है। याद रखिएगा, जब तक आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चाहे घर पे ही अपने पुस्तक से क्यों न करें, आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूर्णता नहीं आती है। ये मेरा कथन नहीं है, थांडाई का कथन है, याद रखिएगा। इस टेस्ट के विषय में मैं बताना चाहूंगा, ये टेस्ट में आपको पहले ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे जो है टेस्ट मिलेंगे और फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। एकदम आयोग के सिलेबस के अनुसार समान अध्ययन के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुसार बनाए गए हैं। और समान अध्ययन याद रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कुंजी है। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। 14 से लेकर अब तक के सालवर्ड पेपर मिलेंगे। इसमें कंप्लीट रेगुलर प्रैक्टिस के ऑर्गेनाइज क्लास सीक्वेंस में क्लास मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में लगभग 370 से ऊपर ही आपको सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में आपको दिया जा रहा है। आपको इसको परचेज करके टेस्ट को भरपूर मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ जाइए। सभी लिंक इसमें दिए जाते हैं, कम से कम एग्जाम तक तो आपको जुड़ी जाना चाहिए। टेलीग्राम लिंक है, इसमें भी सभी लिंक दे दिए जाते हैं, सभी सूचनाएं दी जाती हैं। आइए आगे क्लास को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत की असली सीमा निम्नलिखित 7 देशों से मिलती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा कि जो है किस प्रदेश से कौन सी सीमा मिल रही है। इसमें से एक प्रश्न, 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत की पूछा जा सकता है कि असली सीमा कितने देशों से मिलती है। तो याद रखिएगा 7 देशों से मिलती है। कौन कौन देशों से मिलती है? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। ठीक है,
यदि आप पूछा जाए कि इन सभी देशों में किसमें जो है सबसे अधिक वन है, तो याद रखिएगा भूटान को लगाइएगा, ठीक है। और इस देशों से भारत का कौन सा राज्य स्पर्श करता है, ये भी आपके दिमाग में जो है होना चाहिए। आप देखेंगे मार्केट में स्टेशनरी की दुकान पे 1 रुपये वाला मैप मिलता है इंडिया का, आप जो है उसे 8-10 खरीद के ले आइए और प्रैक्टिस करके उसको भर लीजिए। मेरे ख्याल से 2-3 बार भरेंगे, 5 बार भरेंगे तो याद हो जाएगा, और 5 रखे रहिएगा, एग्जाम से पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अफगानिस्तान से जो है भारत का कौन सा राज्य स्पर्श करता है, आप क्या आंसर देंगे, लद्दाख, ठीक है। पाकिस्तान से कौन भारत के राज्य स्पर्श करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख जो है स्पर्श करता है, ठीक है। चीन से कौन कौन से राज्य, चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेपाल से कौन सा स्पर्श करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। भूटान से कौन स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है स्पर्श करता है। बांग्लादेश से कौन कौन राज्य स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे म्यांमार से कौन कौन स्पर्श करता है, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है स्पर्श करता है। बिल्कुल इसका मैप ये तो रटेंगे तो रटाएगा नहीं, लेकिन जो मैं जैसे बताया आप मैप वैसे भरेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे 2-3 बार भरेंगे, ठीक है। और चिंता करिए, अभी भी मैंने जैसे समझाया था कि अभी आप बिल्कुल कोई प्रोग्राम मत रखिएगा, कोई कोर्स कहीं नई चीजें ज्वाइनिंग मत करिएगा, अपनी संबंधों को, दायरा को सीमित रखिएगा। मैं तो कहूंगा थोड़ा सिकुड़ लीजिएगा, पढ़ाई अधिक करिएगा, याद रखिएगा फिर मौका नहीं मिलेगा। मन बड़ा मन जो है आप दिमाग के विपरीत चलता है, मन कहता होगा फिर टल जाएगा, फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी पेपर में निकला है, आयोग तैयारी कर रहा है, अब पेपर हो जाएगा, बार बार टलेगा नहीं। टलने का मुख्य कारण था कुंभ मेला था, आप देख ही रहे होंगे, भगदड़ वाली सुने भी होंगे आप, तो अब नहीं टलेगा, तैयारी करिए, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फार्म निकलेगा तो उसको भरने के लिए तैयारी करिए। कुछ पैसा फोटो अपना किसी कॉपी में रख लीजिए और जो फार्म सब रख लीजिए और दोबारा भरिएगा, नहीं तो इस बार भर के मुक्ति ले लीजिए, अपना नौकरी पाइए। नेक्स्ट आइए, नोट में क्या देखेंगे कि भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, ये प्रश्न आ चुका है। लद्दाख राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन देश से स्पर्श करता है। सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान, चीन देश से स्पर्श करता है। विदेशों से स्पर्श करने वाले भारत की संख्या, याद रखिएगा राज्यों की संख्या 16 राज्य ऐसे हैं जो विदेशों से स्पर्श करते हैं, ठीक है। केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 2 है, ठीक है। विदेशों से स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या यह जो है 16 है, ठीक है। यानी इसमें देखेंगे तो संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है लैंडलॉक स्टेट या भू आवेष्टित राज्य या स्थलुल राज्य की संख्या 5 है, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम क्या है, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे मोटा मोटा समझिए कि वह स्थल जिसके चारों ओर भू क्षेत्र हो, जमीन हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। वह राज्य जिसके चारों ओर में किसी ओर एक और जल हो उसे भू आवेष्टित नहीं कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है भू आवेष्टित राज्यों की संख्या, इसी भू आवेष्टित को जो है लैंड लॉक स्टेट या स्थलरुद्ध राज्य भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, 5 है। पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे नक्शा की अगर हम बात करें तो उत्तर से ऐसे दक्षिण की ओर, क्रम आपको याद रखना होगा। क्रम में क्या आप याद रखेंगे, हरियाणा पहला, झारखंड दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा और जो है तेलंगाना 5वां। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगभग है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर है। भारत के परिचय के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे आप। भारत विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या में प्रथम, ठीक है, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। यहां देखेंगे एक कंफ्यूजन होगा, गलत होगा और थोड़ी थोड़ी गलती, जैसे पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, मैंने देखा था सालवर्ड की, भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय क्या था, तक्षशिला था। और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तो क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिएगा अंतर कितना है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या या 2000 के अनुसार या 2000 में जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या 2011 में सब किस देश का था, या कोई बीच में अटेंडम पूछ दे, या 14 ऐसे पूछ दे कि 24 में वर्तमान जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का विश्व में चौथा स्थान है, तब प्रथम स्थान लगाइएगा।
लेकिन 24 न रहे, उसके पीछे किसी भी वर्ष को लगा दे, 11 पूछ दे या कभी 20 कर दे या 15 कर दे, तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या किसका लगाएंगे? चीन का लगाएंगे। ठीक है, और वैसे आप नया आंकड़ा जान ही रहे होंगे, भारत का हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न को संभाल के देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। वर्तमान में पूछेगा तो जनसंख्या में प्रथम स्थान याद रखिएगा भारत का है, और जो है क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन है? जो है 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। लेकिन ये भी जानते होंगे कि पूरा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर अब 71% जल है और 29% स्थल है। उस 29% स्थल पे ही आपका पहाड़, मैदान, ये पठारी, ये सभी क्षेत्र है। तो प्रश्न आ सकता है जो 29% क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, उसके हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ये आंकड़ा भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, 2.42% है। आप सभी टीचर हैं, पढ़ाते होंगे, पढ़ाएंगे ही। आप एक अनुभव करते होंगे, पढ़ाते पढ़ाते आपको लोग को आइडिया ये हो जाता होगा कि आपके सब्जेक्ट से कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो जो आप अपने जूनियर क्लास में पढ़ाते होंगे तो तुरंत आप बता देते होंगे, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न आते हैं, वहीं से प्रश्न बना ही जाते हैं। उसी तरह जीएस पढ़ाते पढ़ाते, हम लोग को भी इतने वर्षों से जीएस पढ़ा रहे हैं, हम लोग देखते हैं उसके अंदर ही आता है, उसके अंदर और कुछ कंटेंट है ही नहीं है। जो हम लोग पढ़ाते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, तो कहाँ से पूछेगा? बस पूछने का स्वरूप उनका बदल जाता है, कंटेंट सारे वही रहते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद दूसरा पॉइंट, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल के बाद भारत का क्षेत्रफल आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। भारत के राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक गुजरात का और सबसे कम गोवा का है। फिर से समझ लीजिए, भारत के राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक गुजरात का और सबसे कम गोवा का है। भारत के केंद्रशासित राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक अंडमान निकोबार का और सबसे कम लक्षद्वीप का है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए, लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? केरल की राजभाषा क्या है? दोनों राज्यों की जो है राजभाषा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ कोको चैनल है। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडोनेशिया देश के साथ महान या ग्रेट चैनल है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका देश के साथ पाक जलडमरू या पंबन द्वीप, रामेश्वर या समुद्री सीमा मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु। समझ लीजिएगा, पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा रेखा क्या है? तो पाक जलडमरू। ठीक है, या पंबन या ये जो है रामेश्वरम में है। या पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र का विभाजन किससे होता है? तो मन्नार की खाड़ी में होता है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो राज्य आपके आंसर लगाएंगे, कौन सा गोला करेंगे? तमिलनाडु वाला ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत व बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद के लिए 100वां संशोधन के माध्यम से हुआ था। ये संशोधन याद रखिएगा, 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद से संबंधित है। ठीक है, भारत की स्थिति पृथ्वी के पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत का 13वां बंदरगाह न्यूवा सोवा मुंबई है। देखिएगा, वैसे तो भारत में बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है, छोटे बड़े बंदरगाह देखा जाए, लेकिन मुख्य रूप से बंदरगाह की संख्या कितना है? 13 है, याद रखिएगा। 13 में 13वां कौन सा है? न्यूवा सोवा। कहाँ है? मुंबई में है। ये पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई में जो है उसके व्यस्तता को, उसके भार को कम करने के लिए न्यूवा सोवा बंदरगाह बोला गया। ठीक है, जैसे रिवाइज आपको झटके में करा दे रहे हैं, देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम पड़ चुका है, आप जानते होंगे। पंडित नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, न्यूवा सोवा भी महाराष्ट्र में आपने देखा। कोंकण बंदरगाह कहाँ है? या जो है मरमुगोवा कहाँ है? तो गोवा में। ठीक है, पूछा जा सकता है कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में है।
तुतिकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, आप याद रखेंगे, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है, बिल्कुल आप याद रखिएगा इस चीज को, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा और बंदरगाह वाले चैप्टर में इसको डिटेल हम आगे बताए। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि का सम्राट अशोक की लिपि थी। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में पढ़ा था, कहीं कहीं 38 भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा 38 लिखा हुआ है, देख लेंगे इसको, 38 लगा दीजिएगा, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप को भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये टकसाल अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने जब ब्राह्मणी लिपि को खोजा तो एक नया भारत में खोज हुआ। जैसे अगर आप हाथी गुम्फा अभिलेख इतिहास पढ़े होंगे, अगर उस अभिलेख के विषय में भारतवासी नहीं जानते तो हम लोग चेदी वंश के खारवेल के विषय में नहीं जानते। जैसे अगर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को नहीं पढ़ा होता तो जो है हम लोग जो स्तंभ लेखों पे नाम आता था, दशरथ नाम आता था, तो वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते थे उसके पहले 1838 से पहले जानते थे कि श्रीलंका के राजा का है, और उसके बाद जब इन्होंने खोजा पढ़ा तो हम लोग जाने कि सम्राट अशोक का है। इतिहास वहां पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। एकदम इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन या गंगेसु है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि किसका लिपि है? तो सम्राट अशोक का लिपि है। उसको किस सन में पढ़ा गया? 1838 में पढ़ा गया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप कौन है? तो भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो टकसाल अधिकारी था, कलकत्ता के में टकसाल अधिकारी था। याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से घूम घूम के खूब आते हैं, ठीक है। तो सम्राट अशोक की कौन कौन लिपियां थी? याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ठीक है। ये चारों लिपियां किसका था? सम्राट अशोक का था। और भारत व चीन मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा, भारत और चीन मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश में स्थलीय सीमा है। या पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा नाम है। तो कहाँ यह है? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, याद रखिएगा, उसके बीच में। तो आप देखे होंगे ये तिब्बत पड़ जाता है, भूटान पड़ जाता है, नेपाल पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा स्थलीय सीमा रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच स्थलीय सीमा रेखा डुरंड रेखा, याद रखिएगा, जो है लद्दाख में। भारत का सीमा रेखा भौगोलिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा, आ चुका है। भारत का सीमा रेखा भौगोलिक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों है। प्रादीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में, याद रखिएगा, है, प्रश्न आ सकता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के दक्षिण में है। गोल वाला जो चित्र बनाए थे उसको दिमाग रेखा बस याद रखिएगा, बहुत गहराई से प्रश्न नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? कन्याकुमारी कहाँ है? ऐसे देखिए, कन्याकुमारी भारत का मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिणी बिंदु ये ना है। और यहाँ पे क्या, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? और यहाँ पे कर्क रेखा है। पूछे कन्याकुमारी कर्क रेखा के किधर है? तो दक्षिण में है। और भूमध्य रेखा के किधर है? उत्तर में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है और नागपुर भी कर्क रेखा के समीप है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 6 जोनों में भारत को बांटा गया है, जैसे पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, केंद्रीय जोन और उत्तरी पूर्वी जोन को बांटा गया है। तो भारत का परिचय यहीं पे समाप्त होता है और अभी हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत की जलवायु। और मैंने जैसे कहा कि टेस्ट पर डे देते रहिए जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, और वीडियो भी देखते रहिए ताकि इसी बहाने जीएस की तैयारी होती जाएगी। और इन दोनों पुस्तक को आपको ले लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके स्कोर को बढ़ा सकता है, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो लोग लाइक सब्सक्राइब न किए कर दीजिए ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।